एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें बायोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट। तो टूथ मूवमेंट में सबसे पहले हमें टूथ मूवमेंट के टाइप्स देखने हैं। तो टूथ मूवमेंट हो सकता है फिजियोलॉजिकल हो, या हो सकता है पैथोलॉजिकल हो, और या फिर ऑर्थोडोंटिक हो सकती है। फिजियोलॉजिकल से क्या मतलब है? फिजियोलॉजिकल जो नॉर्मल फिजियोलॉजी के हिसाब से जो टूथ की मूवमेंट होती है उसको हम फिजियोलॉजिकल टूथ मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है। जैसे टूथ इरप्शन होता है, तो टूथ इरप्शन के टाइम जो हमारा टूथ है वो मूव करता है, तो वो एक तरह से फिजियोलॉजिकल टूथ मूवमेंट हो गई। टूथ इरप्शन की जो थ्योरीज है वो आपने फर्स्ट ईयर में अपने ओरल सॉरी डीएडीएच की बुक में पढ़ा होगा, डेंटल हिस्टोलॉजी की बुक में। तो टूथ इरप्शन एक तरह से फिजियोलॉजिकल टूथ मूवमेंट है। उसी तरह माइग्रेशन या ड्रिफ्ट ऑफ टीथ है। इसका क्या मतलब है? जनरली जो हमारे टीथ होते हैं वो ओक्लूजल और मीजियल साइड टिल्ट होते जाते हैं विद एज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, टूथ के अंदर प्रोक्सिमल केरीज हो जाती हैं। अब प्रोक्सिमल केरीज हो रही है, तो जो डिस्टल टूथ होगा वो बेजियल साइड इंक्लाइन हो जाएगा। 1 मिनट में आपको डायग्राम बना के दिखाया, तो मान लो ये एक दांत है, ठीक है, और ये उसके डिस्टल और दूसरा दांत प्रेजेंट है। ठीक है। बीच में इनके थोड़ा सा मान लो स्पेस है। अब धीरे धीरे क्या होगा, मान लो इस टीथ में केरीज शुरू हो जाए, प्रॉक्सिमल केरीज। ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ कि मान लो ये टीथ कुछ इस तरीके का हो जाए। ठीक है, तो ये जो स्पेस है वो ज़्यादा इंक्रीज हो गया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इस टूथ की प्रॉक्सिमल केरीज हो गई। तो अब क्या होगा, ये वाला जो टूथ है हमारा जो डिस्टली प्रेजेंट था वो थोड़ा सा मेजर टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पे ज़्यादा स्पेस दिखेगा। ठीक है। तो ये जनरली जो हमारे टीथ होते हैं उनमें प्रॉक्सिमल केरीज की वजह से थोड़ा मेजियल टिल्ट देखने को मिल जाता है विद एज। उसी तरह ओक्लूजल टिल्ट क्यों होगा? ओक्लूजल टिल्ट इसलिए होता है क्योंकि विद एज जो ओक्लूजल जो सर्फेस है वो वियर ऑफ हो जाता है टीथ का ड्यू टू एट्रीजन। ठीक है। तो उसको जो ओक्लूजल सर्फेस जो है वियर ऑफ हो रहा है, तो फिर भी दांत जो है वो कोशिश करेगा कि मैं ओक्लूजल टेबल में बना रहा हूँ। अब वो ओक्लूजल टेबल में बना रहने के लिए धीरे धीरे ऊपर की साइड आता जाएगा, ताकि वो ओक्लूजल टेबल को टच करता रहे लगातार। तो क्या होगा कि वो ओक्लूजल उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? मतलब ये मान लो कस्प है शुरू में दांत में, लेकिन धीरे धीरे विदेश कस फ्लैट होते जाएंगे। अब फ्लैट होते जा रहे हैं, मान लो यहाँ पे ओक्लूजल टेबल था पहले। ठीक है। तो ओक्लूजल टेबल को ये वाला कस जो है वो टच कर रहा था, लेकिन विद एज ये फ्लैट हो गई, यानी कि इतना टूथ का पोर्शन अब बचा ही नहीं। यानी कि ये वाला टूथ का पोर्शन है बचा ही नहीं, टूथ एकदम ऐसे फ्लैट हो गया। तो ये टूथ इस ओक्लूजल टेबल को टच करने के लिए ऊपर मूव करेगा। ठीक है। तो ये टूथ ऊपर आ जाएगा तो ओक्लूजल टेबल को टच करने के लिए, तो इसमें ओक्लूजल मूवमेंट हो गई। तो ओक्लूजल मूवमेंट और मेजर मूवमेंट हमें जनरली टूथ में देखने को मिलती है कि फिजियोलॉजिकल मूवमेंट है। पैथोलॉजिकल मूवमेंट क्या होती है? पैथोलॉजिकल मूवमेंट मान लो कोई भी टूथ हमारे सिस्ट के साथ इन्फेक्टेड है, सिस्ट के साथ एसोसिएटेड है, तो उस वजह से हमें पैथोलॉजिकल मूवमेंट देखने को मिलती है। जैसे डेंटिचरस सिस्ट के बारे में हमने देखा था थर्ड ईयर में, डेंटिचरस सिस्ट में हमने देखा था कि डेंटिचरस सिस्ट के साथ अगर कोई इम्पैक्टेड होता है, अगर मान लो थर्ड मोलर इम्पैक्ट हो गया डेंटिचरस सिस्ट के साथ, तो डेंटिचरस सिस्ट प्रेशर लगा करके थर्ड मोलर को एकदम लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल तक ले जाएगा, वहां तक रिजॉल्व होता जाएगा मैंडिबल, और लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल तक पहुंच जाएगा थर्ड मोलर। तो वो क्या है? वो एक पैथोलॉजिकल मूवमेंट है। और ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट तो वही होगी जो कि ऑर्थोडोंटिस्ट करवाते हैं मेनली टीथ को मालोक्लूजन को ठीक करने के लिए। तो ये हो गया टूथ मूवमेंट के बारे में। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल मूवमेंट में हमें मूवमेंट ऑफ टीथ ड्यूरिंग मेस्टिकेशन मिलती है। टूथ मूवमेंट ड्यूरिंग मेस्टिकेशन, ये भी आप समझ ही गए कि जब आप मेस्टिकेट करोगे तो अगर ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो जो टूथ है वो अपने एल्वेयर सॉकेट के अंदर थोड़ा सा मूव करता है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा वो मूव करेगा। लेकिन ये बहुत थोड़ा सा होता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो ये टूथ मूवमेंट ड्यूरिंग मेस्टिकेशन भी एक हेडिंग दी हुई थी, तो मैंने बता दिया आपको ये। अब हमारा मेन कंसर्न जो रहेगा वो रहेगा ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट पे। ठीक है। ये जो ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट है हम उसकी बात करेंगे ऑर्थोडोंटिक्स में। तो सबसे पहले ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट में थ्योरीज क्या है? थ्योरीज ऑफ टूथ मूवमेंट इन ऑर्थोडोंटिक्स, या फिर ये भी कह सकते हैं कि थ्योरीज ऑफ ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट। ठीक है। यानी कि ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट जब होती है तो उसकी किस रीजन की वजह से मूवमेंट हो रही है, मतलब उसका क्या मैकेनिज्म है टूथ मूवमेंट का, उसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। तो सबसे पहले प्रेशर टेंशन थ्योरी। अब प्रेशर टेंशन थ्योरी का क्या कहना है? प्रेशर टेंशन थ्योरी का ये कहना है कि मान लो ये एलुलर सॉकेट है, एलुलर बोन है ये, और इसमें एक टूथ प्रेजेंट है। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ और टूथ को थोड़ा सही से बना देता हूँ। ये मान लो टूथ प्रेजेंट है और ये हमारी एलुलर बोन है। अब क्या होगा, मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं इसमें इस साइड की तरफ। ठीक है। इस साइड की तरफ फोर्स लगाएंगे तो टूथ भी अब वो हमारा इस साइड मूव करने की कोशिश करेगा। यानी कि ये वाली जो साइड है इसको मान लो राइट साइड मान लो, और ये लेफ्ट साइड है। तो अगर हम राइट साइड की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो टूथ भी है जो हमारा राइट साइड मूव करने की कोशिश करेगा।
अब राइट साइड मूव करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे जो राइट साइड एल्वियर बोन है, यानी कि ये वाली जो बोन है, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पे प्रेशर फ़ील होगा। और दूसरी जगह क्या होगा? दूसरी जगह एक तरह से खिंचाव फ़ील होगा उस बोन को, क्योंकि यहाँ पे जो पेरिडोन्टल फाइबर्स हैं और यहाँ पे पेरिडोन्टल फाइबर्स हैं, ठीक है? अगर टूथ इस साइड मूव करेगा, तो ये वाले जो पेरिडोन्टल फाइबर है वो कंप्रेस होंगे, ठीक है? कंप्रेशन होगा यहाँ पे। और यहाँ वाले जो पेरिडोन्टल फाइबर्स है लेफ्ट साइड वाले, उनमें क्या होगा? टेंशन होगा। क्यों? क्योंकि उनमें खिंचाव महसूस होगा, तो उसकी वजह से टेंशन जनरेट होगा, ठीक है? तो एक साइड प्रेशर हो गया, एक साइड टेंशन हो गई। अब जिस साइड प्रेशर होगा, वहाँ पे हमारा बोन का डिसॉर्प्शन होगा, ठीक है? और जिस साइड टेंशन है, वहाँ पे बोन का डिपोज़िशन होगा। तो यही है बेसिकली प्रेशर टेंशन थ्योरी। इसमें क्या कहना है कि जिस साइड फोर्स लगेगा, यानी कि लाइन ऑफ फोर्स की साइड प्रेशर फील होगा। प्रेशर क्यों होगा? कंप्रेशन की वजह से, कंप्रेशन ऑफ पेरिडोन्टल फाइबर। तो जहाँ पे प्रेशर फील होगा, वहाँ पे बोन डिसॉर्प्शन होगा, ठीक है? अब यहाँ से मान लो राइट साइड में बोन डिसॉल्व हो रही है, लेफ्ट साइड में बोन डिपोजिट हो रही है, तभी तो हमारा टूथ राइट साइड मूव करेगा, ठीक है? हमारा मोटिव क्या था? हम फोर्स राइट साइड लगा रहे थे, तो हमारा मोटिव क्या था कि टूथ को राइट साइड मूव करवाना। तो यहाँ पे बोन सॉरी डिसॉल्व होती जाएगी राइट साइड, और धीरे धीरे यहाँ पे डिपोजिट होती जाएगी लेफ्ट साइड में, ठीक है? तो उसकी वजह से टूथ जो है वो राइट साइड मूव होता जाएगा। तो ये है प्रेशर टेंशन थ्योरी। नेक्स्ट है हमारी ब्लड फ्लो थ्योरी। या फिर फ्लूइड डायनेमिक थ्योरी। तो ब्लड फ्लो थ्योरी का क्या कहना है? ब्लड फ्लो थ्योरी का कहना ये है कि टूथ मूवमेंट occurs as a result of alteration in fluid dynamics in periodontal ligament। मतलब समझाया तो इसका क्या है? ये मान लो फिर से वही हमारी एल्वियल बोन हमने बनाई, ठीक है? और ये हो गया हमारा टूथ। अब क्या होगा? ये हमारी होगी एल्वियर बोन, ये हमारा पूरा पोर्शन, ये हो गया हमारा टूथ। तो इसके बीच में जो पेरिडोंटल स्पेस है, ठीक है? इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि ये जो पेरिडोंटल स्पेस है, वहां पे हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यानी कि इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड। अब वो फ्लूइड में किस किस वजह की वजह से होगा? मतलब एक तो वेस्कुलर फ्लूइड होगा, वेस्कुलर सिस्टम की वजह से, सेलुलर सिस्टम की वजह से, और तीसरा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे पेरिडोंटल स्पेस जो है, यहाँ पे हमारा फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है? अब फ्लूइड प्रेजेंट है, अब वो फ्लूइड किस वजह से? एक तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है? वेयर इट्स अ मैन ऑफ ब्लड वेसल्स। एक तो यहाँ पे ब्लड वेसल प्रेजेंट होंगी, ठीक है? वो एक तरह से फ्लूइड का काम करेगी। दूसरा यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होंगे, मान लो ये सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह ये सब सेल्स, ओस्टियोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, ये सब सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है? और तीसरा, इनके बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है, ये मान लो इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो गया बीच में, ठीक है? तो ओवरऑल यहाँ पेरिडोंटल स्पेस जो है वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है? तो अब इस फ्लूइड की वजह से ही हमारा जो टूथ का मूवमेंट है वो होगा मेनली, ठीक है? तो वो कैसे होगा? बता देता हूँ। मान लो अगर हम कोई फोर्स लगाएं इस पे टूथ पे, ठीक है? अगर टूथ पे हमने कोई फोर्स लगाया, तो ये जो फ्लूइड है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, ठीक है? अब फ्लूइड बाहर निकलेगा तो टूथ जो है वो मूव कर पाएगा, ठीक है? फ्लूइड बाहर निकल गया तो मतलब हमने बाहर से फोर्स लगाया तो टूथ इन इस फ्लूइड पे फोर्स लगाएगा। हमने बाहर से फोर्स लगाया, टूथ इन फ्लूइड पे फोर्स लगा रहा है। अभी फ्लूइड पे फोर्स लगेगा तो फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, और फ्लूइड बाहर निकल जाएगा तो टूथ को जगह मिल जाएगी मूव करने की, तो उसकी वजह से इसकी मूवमेंट हो गई। यानी हमने फोर्स लगाया, उसकी वजह से कंप्रेशन हुआ फ्लूइड का, ठीक है? और उसकी वजह से मूवमेंट हो गया टूथ का। अब जब हम ये फोर्स हटाएंगे, मान लो हमने ये फोर्स हटा दिया, तो जो फ्लूइड है वो वापस अंदर आ जाएगा, ठीक है? और उसकी वजह से टूथ जो है हमारा वो वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है? यही है बेसिकली फ्लूइड डायनेमिक थ्योरी या फिर ब्लड फ्लो थ्योरी। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दें, लार्ज फोर्स अगर हमने लगाया, तो जो सारा का सारा फ्लूइड है वो एकदम बाहर निकल जाएगा, ठीक है? अब सारा का सारा फोर्स मतलब फ्लूइड जब बाहर निकल गया तो उसकी वजह से टूथ को बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी मूव करने की। टूथ हैज मतलब जितना मूव करना था वो कर चुका। सारा का सारा फ्लूइड मान लो यहाँ से गायब हो गया, ठीक है? तो टूथ मूव करके एकदम नीचे आ जाएगा, मान लो एकदम यहाँ पे आ गया टूथ अब, समझ रहे हो? तो अब टूथ और ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है? तो टूथ हैज़ नो मोर स्पेस टू मूव।
तो लार्ज फोर्स की यही सिस्टम कहानी है पूरे। अब नेक्स्ट चीज इसमें क्या है कि मान लो हमने लार्ज फोर्स लगाया, या मान लो कोई भी फोर्स लगाया, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो पीडीएल जो फाइबर्स होंगे वो कंप्रेस होंगे। ठीक है, वो कंप्रेस होंगे तो उसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, फोर्स की वजह से वो भी ऑक्लूड करेंगे। मान लो कोई ब्लड वेसल यहाँ पे प्रेजेंट है, हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स की वजह से जो ब्लड वेसल है वो दब जाएगी। दब जाएंगे यानी कि उनका ऑक्लूजन हो जाएगा, मतलब दब जाएंगे, ऑक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्लूड होने की वजह से उनमें स्टेनोसिस हो जाएगा, स्टेनोसिस ऑफ ब्लड वेसल। मतलब मान लो ये कोई ब्लड वेसल है, इसके हमने फोर्स लगा दिया तो ये पतली हो जाएगी यहाँ से, यहाँ से पतली हो गई, यानी कि यहाँ पे स्टेनोसिस हो गया इसका। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेनोसिस हो गया तो ब्लड फ्लो सही हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो उसके जो पीछे वाला पोर्शन है यहाँ पे जो ब्लड वेसल है वो थोड़ी ज़्यादा फूल जाएगी, क्योंकि ब्लड सारा एक यहाँ पे इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आगे स्टेनोसिस हो गया, ब्लड यहाँ पे ज़्यादा ब्लड आ रहा है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे जा नहीं पा रहा क्योंकि स्टेनोसिस है, तो यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होता जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे एन्यूरिज्म हो जाएगा। ठीक है, एन्यूरिज्म हो गया क्योंकि ब्लड वेसल जो है वो फूल गई, एन्यूरिज्म हो गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड होगा उसमें से गैसेस वगैरह होंगी। ठीक है, जो गैसेस होंगी वो बाहर निकलेगी इसमें से। मान लो ये गैस बबल्स हैं, जैसे बना रहा हूँ, गैस बबल, गैस बबल, गैस बबल, गैस बबल, ये सब बाहर निकलेंगे। अब गैस बबल बाहर निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गए तो फिर ये बोन के रिजॉर्प्शन को प्रमोट करेंगे, बोन रिजॉर्प्शन प्रमोटेड। तो मेनली इसका क्या, ब्लड जो फ्लो थ्योरी है उसका क्या कह रहा है कि यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट है। फ्लूइड किस वजह से प्रेजेंट है, एक तो वेस्कुलर सिस्टम की वजह से, एक सेलुलर सिस्टम की वजह से, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की वजह से। जब भी हम फोर्स लगाएंगे तो जो फ्लूइड है ये निकल जाएगा बाहर, बाहर निकल जाएगा और टूथ उसमें मूव करेगा। जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे तो ये जो फ्लूइड है वो वापस आ जाएगा पेरिडोन्टल स्पेस में, और टूथ जो है वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। अगर हमने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो सारा का सारा फ्लूइड बाहर निकल जाएगा और टूथ की जो मूवमेंट है वो मतलब बिल्कुल बंद हो जाएगी एक मोमेंट पे आकर के। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने देखा ये एन्यूरिज्म वाला कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था, फोर्स अगर लगा रहे हैं तो ब्लड वेसल का स्टेनोसिस हो जाएगा, यानी कि ब्लड वेसल का डायमीटर पतला हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड वेसल का डायमीटर पतला हो गया तो ब्लड यहाँ से जा नहीं पा रहा, ब्लड यहाँ जा नहीं पा रहा तो ब्लड पीछे इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे। अब ब्लड इकट्ठा हो रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पे ब्लड वेसल फूल रही है। अब ये ब्लड वेसल फूल रही है यानी कि बैलूनिंग हो रही है ब्लड वेसल की, तो उसकी वजह से उसको बोलेंगे हम एन्यूरिज्म ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, अब एन्यूरिज्म की वजह से क्या होगा, तो यहाँ पे ब्लड जो गैसेज हैं वो सारी गैसेज बाहर आएंगी और बाहर आके गैस बबल्स बनाएंगी, और ये गैस बबल बोन रिजॉर्प्शन को प्रमोट करेंगे। ठीक है, यही है सारी ब्लड फ्लो थ्योरी या फिर फ्लूइड डायनेमिक थ्योरी। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो है पीजो इलेक्ट्रिक थ्योरी। इसका क्या कह रहा है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी एक कॉन्सेप्ट होता है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमें एक मैकेनिज्म होता है, या ये मान लो एक फिनोमिना होता है जो कि हमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलेगा, मान लो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसमें क्रिस्टल प्रेजेंट है। अब वो क्रिस्टल टूटेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेंगे उनका मूवमेंट होगा। ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो उसकी वजह से हमारा करंट जनरेट होगा। ठीक है, करंट जनरेट हो रहा है तो उसको, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओरल कैविटी में भी हो सकता है। ओरल कैविटी किस किस तरीके से होता है, एक तो एल्वुलर बोन है, एल्वुलर बोन में कोलेजन है, कोलेजन क्या है, क्रिस्टलाइन है। तो ये एक सोर्स हो गया हमारा पीजो इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा हमारा टीथ में हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्रिस्टलाइन है, तो ये भी सोर्स हो गया। और दूसरा इंटरफेस बिटवीन हाइड्रोक्सी एपेटाइट है कोलेजन। ठीक है, तो ये सब सोर्सेज हो गए हमारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के। तो हमें पता लग गया हमारे में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो है ओल्ड कैविटी में। अब रिफ्लेक्स स्ट्रक्चर है तो हमें वहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिसिटी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिसिटी हमें देखने को मिल रही है, तो क्या होगा कि करंट जो है वो मूव करेगा। ठीक है, अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक होती हैं। करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि एक तो इसका डिके रेट बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है, क्विक डिके रेट। यानी कि क्या हुआ कि हमने फोर्स लगाया मान लो टूथ पे, ठीक है, फोर्स अप्लाई, तो अब क्या होगा, क्रिस्टल टूटेंगे। क्रिस्टल टूटेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसकी वजह से पीजो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होगी। लेकिन मान लो हमने फोर्स लगा रखा है, कंसिस्टेंट फोर्स, जो कांस्टेंट फोर्स है वो लगा रखा है, तो क्रिस्टल टूट चुके हैं। ठीक है, अब वो जो है मतलब मूव नहीं कर पा रहे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन मूव करने थे वो कर चुके, यानी कि अब डिके हो गए। मान लो दो क्रिस्टल टूट गए तो उनकी वजह से मान लो चार इलेक्ट्रॉन है वो मूव किए। ठीक है, चार इलेक्ट्रॉन मूव। ठीक है, तो अब हमने फोर्स जो है वो कांस्टेंट लगा रखे हैं, यानी कि अब और क्रिस्टल डिके नहीं हो रहे, और क्रिस्टल नहीं टूट रहे, तो उनके जितने इलेक्ट्रॉन मूव कर चुके थे वो कर चुके। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन और मूव नहीं कर रहे, और मूव नहीं कर रहे तो उसकी वजह से मतलब करंट भी नहीं आ रहा, करंट भी नहीं आ रहा तो मतलब कि डिके हो गया हमारा। तो डिके रेट जो है वो
बहुत क्विक होता है। अब जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे तो जो क्रिस्टल है वो अपना स्ट्रक्चर दोबारा रीगेन करेंगे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर रीगेन आफ्टर फोर्स्ड मूवल। ठीक है। अब जैसे ही जो है स्ट्रक्चर रीगेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वापस में रिवर्स में जाएंगे। ठीक है, रिवर्स में जाएंगे तो हमें जो करंट है वो रिवर्स डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक है, तो ये इसकी दो दो जो है हमारी इसकी करेक्टरिस्टिक हो गई, यानी कि एक तो खुद डिके रेट हो गया और दूसरा रिवर्स करंट हो गया। अब जब भी हम टूथ पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो हमने फोर्स को अप्लाई किया तो क्या होगा, बॉन्ड जो है उसके आसपास की वो बैंड होगी। अब जो कनकेव वो जिस साइड कनकेव होगी बॉन्ड, उस साइड क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा बॉन्ड डिपोजिशन करवाता है। यानी कि बस ये याद रखो, जहाँ पे बॉन्ड कनकेव हो गई वहाँ पे बॉन्ड डिपोजिशन होगा। अब जहाँ पे बॉन्ड कन्वेक्स हो जाएगी वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और वहाँ पे बॉन्ड का रिजॉर्प्शन होगा। तो थ्योरीज हमारी तीनों यहाँ पे हो गई कंप्लीट। सबसे पहले हमने देखा था प्रेशर टेंशन थ्योरी, फिर हमने देखा ब्लड फ्लो थ्योरी और फिर हमने देखा पीजो इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी। नेक्स्ट जो है वो हम बात करेंगे फेजेस ऑफ टूथ मूवमेंट के बारे में। लेकिन एक को समझने के पहले एक और टॉपिक देख लेते हैं हम, जो कि बालाजी बुक में दे रखा है, हिस्टोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट। ठीक है, अगर ये समझ लेंगे तो हमें टूथ मूवमेंट के फेजेस ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट क्या है कि मान लो हमने कोई फोर्स लगाया टूथ पे, ये मान लो हमारा कोई टूथ है, तो ये हमारा कोई टूथ है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जिस साइड हमने फोर्स लगाया, मान लो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो हम राइट साइड की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो राइट साइड की तरफ क्या होगा, यहाँ पे बोन का रिजॉर्प्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में बोन का डिपोजिशन होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा टीथ को मूव करना है। ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन होगा पीडीएल फाइबर्स का और यहाँ पे टेंशन होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे राइट साइड में रिजॉर्प्शन होगा और लेफ्ट साइड में बोन का डिपोजिशन होगा, तभी तो टूथ आगे मूव कर पाएगा। यही हम चाहते हैं, टीथ राइट साइड मूव करे, क्योंकि हम फोर्स को राइट साइड लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जनरली होता है हिस्टोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट। अब जो है हमारे फोर्स जो है उस पर डिपेंड करता है कि मतलब क्या होगा टीथ का आगे, मतलब उसका क्या फेट होगा, जो किस तरह से हिस्टोलॉजी होगी वो उसके जो हमें फोर्स लगाया है उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लो हम माइल्ड फोर्स लगाते हैं तो अलग चीज़ें होंगी, और सीवियर यानी कि हार्ड फोर्स लगाते हैं, ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, एक्सट्रीम फोर्स, तो अलग चीज़ें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है माइल्ड फोर्स के बारे में। चेंजेस फॉलोइंग एप्लीकेशन ऑफ माइल्ड फोर्स। तो इसमें क्या होगा कि मान लो हम इसमें यहाँ पे माइल्ड फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी रिजॉर्प्शन वाली साइड है, यहाँ पे पीडीएल फाइबर्स होंगे, ये हमारे पीडीएल फाइबर्स, पेरिडोंटल लिगामेंट फाइबर्स। ठीक है, पीडीएल फाइबर्स में क्या होगा, यहाँ पे होगा कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन कितना होगा, जो इनकी नॉर्मल बिट्स जो होती है उससे ऑलमोस्ट ये अपने वन थर्ड कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, वन थर्ड कंप्रेशन, मतलब नॉर्मल बिट थी 3 mm। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट वन थर्ड हो जाएंगे, यानी कि 1 mm तक पहुंच जाएंगे। सॉरी, मतलब वन वन थर्ड mm कम हो जाएगा, मतलब वन थर्ड कम हो जाएगा, यानी कि 2 mm तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वन थर्ड कंप्रेस हो गए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे वेस्कुलरिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। एक तो कंप्रेशन हो रहा है, साथ में वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो रही है। वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे सेल जो होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाएंगे। सेल कौन कौन से इंक्रीज होंगे, एक तो ओस्टियोक्लास्ट, दूसरा फाइब्रोब्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बोन का रिजॉर्प्शन करवाना है। ठीक है, तो ओस्टियोक्लास्ट रिजॉर्प्शन करवाते हैं, तो ओस्टियोक्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट इंक्रीज हो जाएंगे। दूसरी चीज जो होगी, जो यहाँ पे ट्रेबेकुलर पैटर्न होते हैं, वो जो टूथ की लॉन्ग एक्सिस है उसके पैरेलल प्रेजेंट होते हैं ट्रेबेकुले। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इस मोमेंट पे आकर के जो ट्रेबेकुले है वो फोर्स के पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि फोर्स अगर हमारा यू लग रहा है तो फोर्स के पैरेलल हो जाएंगे ट्रेबेकुलर पैटर्न। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो हमारे हाउस शेप लेक्यूले में प्रेजेंट होते हैं। हाउस शेप लेक्यूले, हाउस शेप लेक्यूले क्या है कि मान लो ये बोन है। ठीक है, बोन जो है उसको रिजॉल्व करना है,
तो बोन रिजॉल्व हो गई, तो बोन मान लो ये रिजॉल्व होनी शुरू हो गई। ठीक है, बोन पहले ऐसी थी बिल्कुल फ्लैट, अब बोन जो है वो रिजॉल्व हो रही है यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारे ओस्टियोब्लास्ट जाके बैठ जाते हैं, और ये जो लेक्यूने बने इनको ही बोलते हैं हाउस शेप लेक्यूने। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट ने क्या किया, बोन को रिजॉल्व किया, तो यहाँ पे लेक्यूने बन गए, तो इनको बोलेंगे हाउस शेप लेक्यूने। तो हाँ, हाउस शेप लेक्यूने वगैरह बनने लग जाते हैं, वहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट लाई करते हैं, और वहां से आकर के बाहर निकल जाते हैं वो, और यहाँ पे मेनली बोन का रिजॉर्प्शन करवाएंगे प्रेशर साइड पर। अब जैसे ही रिजॉर्प्शन कराएंगे तो जो हमारे पीडीएल फाइबर्स हैं, जस्ट उसके एडजेसेंट जो बोन होगी, यानी कि यहाँ पे ये जो एडजेसेंट बोन है उसका रिजॉर्प्शन होगा। ठीक है, और इस रिजॉर्प्शन को हम कहते हैं फ्रंटल रिजॉर्प्शन। तो फ्रंटल रिजॉर्प्शन हमें माइल्ड फोर्स के केस में देखने को मिलती है। अब हम टेंशन साइड पे चेंजेस देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा प्रेशर साइड पे, यानी कि इस साइड पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, कंप्रेशन जहाँ पे हो रहा है। अब हम पीछे की साइड देखेंगे, यानी कि टेंशन साइड पे क्या क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो पीडीएल फाइबर्स हैं वो मेनली स्ट्रेच होंगे। ठीक है, पीडीएल फाइबर स्ट्रेच होंगे, तो साथ में क्या होगा, यहाँ पे वेस्कुलरिटी इंक्रीज होगी। वेस्कुलरिटी इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे भी सेल्स इंक्रीज होंगे। अब यहाँ पे सेल्स होंगे, यहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट और फाइब्रोब्लास्ट इंक्रीज होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बोन का फॉर्मेशन कराना है, और बोन का फॉर्मेशन ओस्टियोब्लास्ट करवाते हैं। ठीक है, अब ओस्टियोब्लास्ट जो होंगे वो बोन का फॉर्मेशन कराएंगे, सबसे पहले ओस्टियोइड डिपॉजिट होगा। ओस्टियोइड क्या है, अनकैल्सिफाइड जो बोन होती है उसको बोलते हैं ओस्टियोइड, अनकैल्सिफाइड बोन। तो ओस्टियोइड फॉर्मेशन होगा यहाँ पे इस साइड, जस्ट एडजेसेंट टू पीडीएल फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्टियोइड फॉर्मेशन होता जाएगा, धीरे धीरे बाद में कैल्सीफाई होते जाएगा ऑस्टियोइड, और ये प्रॉपर परमानेंट फोन बन जाएगी, प्रॉपर फोन फॉर्मेशन। धीरे धीरे कैल्सीफाई हो जाएगा ऑस्टियोइड, और पूरी प्रॉपर बोन बन जाएगी। ये तो हो गया हमारा माइल्ड के केस में। एक एक चीज़ और होती है इसमें, सेकेंडरी रिमॉडलिंग चेंजेस। सेकेंडरी रिमॉडलिंग चेंजेस का क्या मतलब है, कि मान लो इनकी डायग्राम दे रखा है बुक में। ये मान लो टूथ है हमारा। ठीक है, इसको हमने लेबियली मूव करवाना है, कि लेबियल साइड है, कि लिंगुअल साइड है पीछे की साइड। ठीक है, लेबियल अगर इसको मूव करवाना है तो क्या होगा, ये हम इसको इस साइड फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है हमारी वो बन गई हमारी प्रेशर साइड, यानी कि यहाँ से बॉन्ड रिजॉल्व होगी। मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा देता हूँ, माइनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बॉन्ड का डिपोजिशन होगा। ठीक है, अब यहाँ से मान लो बॉन्ड रिजॉल्व हो जा रही है। ठीक है, तो बॉन्ड की थिकनेस यहाँ पे कम हो जाएगी, थिकनेस एट प्रेशर साइड डिक्रीज। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, जो हमारा आउटर आउटर साइड जो होगी एल्बर बोन की, वहाँ पे बोन का डिपोजिशन हो जाएगा, यानी कि ये जो आउटर साइड है बोन की, यहाँ पे हमारा बोन का डिपोजिशन हो जाएगा, ताकि जो थिकनेस है वो मेंटेन रहे। ठीक है, यहाँ पे थिकनेस मेंटेन, क्योंकि बाहर की साइड आउटर साइड जो है वहाँ पे बोन का डिपोजिशन होना शुरू हो गया, यहाँ से बोन रिजॉल्व हो रही है इधर से, और यहाँ पे बोन डिपॉजिट हो रही है, तो जो ओवरऑल थिकनेस है जो लेबियल साइड में बोन की, अल्वर बोन की, वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, यहाँ से रिजॉल्व हो रही है तो हमारा टूथ तो आगे मूव हो ही जाएगा, इसके आगे यहाँ पे और बोन फॉर्म होती जा रही है, तो ओवरऑल थिकनेस जो है वो मेंटेन रहेगी। सेम उसी तरह लिंगुअल साइड यहाँ पे बोन डिपॉजिट हो रही है यहाँ पे, तो इस साइड क्या होगा, हमें बोन को रिजॉल्व करना होगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी रिमॉडलिंग चेंजेस। ये बस बोन की थिकनेस को मेंटेन करने के लिए होता है, टू मेंटेन प्रॉपर बोन थिकनेस। ये हमने देख लिया माइल्ड के केस में, माइल्ड फोर्स अगर हम लगाएंगे तो उस केस में क्या होता है। अब हम देखेंगे एक्सट्रीम फोर्स के केस में क्या होता है। एक्सट्रीम फोर्स में क्या होगा, कि जो फोर्स है वो बहुत एक्सट्रीम लग रहा है। ठीक है, बेसिकली यही मतलब है इसका एक्सट्रीम फोर्स का। तो यहाँ पे जो पीडीएल फाइबर्स होंगे, इस साइड के पीडीएल फाइबर्स बिल्कुल कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, इनकी ये टूथ बिल्कुल इस साइड मूव कर जाएगा। तो बताता हूँ, ये जो टूथ है बिल्कुल इस साइड मूव कर गया, राइट साइड। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ के जो पीडीएल फाइबर है वो एकदम कंप्रेस हो गए, और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स थी वो भी एकदम ऑक्लूड कर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्लूड कर जाएंगे, बिल्कुल भी सेल्स यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो पाएंगे, कि वेस्कुलरिटी नहीं है, वेस्कुलरिटी नहीं है तो यहाँ पे सेल्स इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक तरह से पेरिडोंटल फाइबर्स जो है उनको भी न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा तो उनका हाइलिनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, हाइलिनाइजेशन,
ये बताऊंगा मैं क्या होता है हाइलाइजेशन। तो हाइलाइजेशन हो जाएगा पीडीएल फाइबर्स का। क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रिशन मिलना बंद हो गया, न्यूट्रिशन एब्सेंट। और ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू ओक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल्स, ओक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, तो इससे हाइलाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट आ नहीं पाएंगे। ओस्टियोक्लास्ट क्यों नहीं आ पा रहे? क्योंकि वेस्कुलरिटी कम हो गई। ठीक है, अब ओस्टियोक्लास्ट यहाँ पे नहीं आ पा रहे, तो यहाँ पे हाइलाइजेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो बोन रिजॉर्प्शन लगभग इधर कहीं और जगह होने लग जाएगा, आगे पीछे या ऊपर नीचे थोड़ा, मतलब जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे नहीं हो रहा, उसके अलावा कहीं और जगह हो रहा है। तो उसको बोलेंगे हम रियर वर्ड अंडरमाइनिंग या रियर वर्ड रिजॉर्प्शन, अंडरमाइनिंग या फिर रियर वर्ड रिजॉर्प्शन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रीम फोर्स के केस में। ये हमने प्रेशर साइड पे देखा था, टेंशन साइड पे भी देख लो क्या होगा। टेंशन साइड पे यहाँ पे जो फाइबर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, ब्रेक हो गए तो उसकी वजह से जो टूथ है वो हमारा लूज हो जाएगा सॉकेट में। ठीक है, पीडीएल फाइबर्स ऑन टेंशन साइड्स ब्रेक, तो उसकी वजह से क्या होगा, टूथ लूजन इन सॉकेट, और पेशेंट जो है हमारा उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ये है एक्सट्रीम फोर्स के केस में क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें चीज़ देखनी है वो है ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स। ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स क्या है, हमने अभी देखा कि एक्सट्रीम फोर्स के केस में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स वो फोर्स है कि जिससे हमें अपना जो टूथ मूवमेंट है जितना हमें चाहिए उतना हो जाए, पेशेंट को कोई डिस्कम्फर्ट भी ना हो, और जो लेग फेज होती है, जो कि फेजेस में आगे बात करूंगा, तो उसमें जो लेग फेज है वो भी एकदम मिनिमल हो। ठीक है, और ज़्यादा टीथ की मोबिलिटी ना हो, वो ज़्यादा लूज ना हो जाए सॉकेट में। ठीक है, तो क्या होगा कि एक तो प्रोड्यूस रैपिड टूथ मूवमेंट, यानी कि जो हम टूथ मूवमेंट चाहते हैं वो जल्दी से हो जाए। दूसरा क्या हो, मिनिमल पेशेंट डिस्कम्फर्ट, पेशेंट को ज़्यादा दर्द वगैरह ना हो। तीसरा क्या, लेग फेज जो है वो मिनिमल हो जाए। लेग फेज में बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, और कोई मार्क्ड मोबिलिटी ना हो, मार्क्ड मोबिलिटी ऑफ टूथ है, यानी कि टूथ अपने सॉकेट के अंदर ही ज़्यादा मोबाइल ना हो जाए। तो ये सब जो है ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स करेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि ये सब होना चाहिए, तो हम उसको ऑर्थोडोंटिक ऑप्टिमम फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, हमने बेसिकली जो 20 to 26 ग्राम पर स्क्वेयर सेंटीमीटर ऑफ रूट सरफेस, इसको हम ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स मानते हैं। ठीक है, ये ऐसा फोर्स है जो हमारी ब्लड वेसल है उस पर अगर इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ब्लड वेसल ऑक्लूड कर सकती हैं। ठीक है, तो इतना फोर्स जो है बेसिकली वो हमारी ब्लड वेसल झेल सकती हैं, मतलब इसने को झेल सकती हैं, तो क्या होगा, ये हमारा ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स हो गया। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई 20 to 26 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ रूट सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हाइलिनाइजेशन के ऊपर। हाइलिनाइजेशन क्या है? हाइलिनाइजेशन मेनली टिश्यू डिजनरेशन है। ठीक है, पेरिडोंटल जो लिगामेंट थे हमारे वो डिजनरेट हो रहे थे एक्सट्रीम फोर्स के वजह से, एक्सट्रीम फोर्स के केस में डिजनरेट हो रहे थे, हम एक्सट्रीम फोर्स लगा रहे थे तो पीडीएल जो था वो डिजनरेट हो रहा था, तो उसकी वजह से हाइलिनाइजेशन हो रहा था। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हाइलिनाइजेशन है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है पीडीएल केस में, यानी कि हम फोर्स हटाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हाइलिनाइजेशन रिवर्स हो जाएगा। ये हाइलिनाइजेशन रिवर्स कैसे होता है, उसके दो फिनोमिना है। एक तो जो ओस्टियोक्लास्ट है जो पेरी पेरी में डिफ्रेंशिएट हो रहे थे, वो हाइलाइजेशन के एरिया में आएंगे और वहाँ पे बोन को रिजॉल्व कराएंगे, जिसकी वजह से हाइलाइजेशन हट जाएगा वहाँ से। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि जो सेल्स और ब्लड वेसल्स का इन्वेजन होगा। ठीक है, वो इन्वेड करेंगे हाइलाइज एरिया में, और जहाँ भी वहाँ पे फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट है, फाइबरस टिश्यू वगैरह, उसका फेगोसाइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, वो फेगोसाइटोसिस हो जाएगा, तो जो हाइलाइजेशन या डेड टिश्यू जो जो टिश्यू डिजनरेटेड एरिया था उसको रिमूव हो जाए, वो उसको रिमूव कर देंगे, तो हाइलाइजेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट जो थे वहाँ पे हाइलाइज्ड एरिया में डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहे थे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वेस्कुलरिटी खत्म ही हो गई थी, तो जो पेरीफेरी में जो डिफरेंशिएट होंगे ओस्टियोक्लास्ट वो वहाँ पे एंटर करेंगे हाइलाइज्ड एरिया में और वहाँ पे बोन का रिजॉर्प्शन कराएंगे। ठीक है, ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या होगा, आसपास जो पेरीफेरी में से सेल और ब्लड वेसल्स होंगी वो इन्वेड करेंगे हाइलाइज्ड एरिया में, और फिर जो फाइब्रस टिश्यू वगैरह जो होगा हाइलाइज्ड एरिया में, फाइब्रस टिश्यू जो होगा, अनवांटेड फाइब्रस टिश्यू, उसको एलिमिनेट किया जाएगा या फेगोसाइटोसिस उसका किया जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से हाइलाइजेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो ज़्यादा फोर्स है, ग्रेटर द फोर्स
ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ हाइलाइटेशन। ठीक है, यानी कि जितना फोर्स होगा उतना ज़्यादा हाइलाइटेशन होगा। ठीक है, और एक चीज़ बता रखी है लोकेशन और एक्सटेंट के बारे में। एक्सटेंट तो मैंने आपको बता दिया, ग्रेटर फोर्स होगा तो उतने ज़्यादा एक्सटेंट होगा। लोकेशन का क्या है कि मान लो टूथ को हम माइल्ड फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें भी हमें हाइलाइटेशन देखने को मिलता है। अब मान लो ये हमारा एल्बो क्रेस्ट है, ठीक है, और ये हमारा टूथ है। टूथ को हम टिपिंग फोर्स लगा रहे हैं। टिपिंग फोर्स का क्या मतलब है कि ये मान लो एक हिंज है, यानी कि रूट इस साइड जा रही है और ये क्राउन इस साइड जा रहा है, यानी कि इसको इस तरह से खींच रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम माइल्ड फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे लगेगा, इस वाले रीजन पे। तो हाइलाइजेशन भी मेनली यहाँ इस वाले रीजन पे होगा। ठीक है, अगर मान लो हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तो प्रेशर जो है दोनों साइड लगेगा, यानी कि यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ से रूट इधर जाएगी तो यहाँ पे भी फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उस केस में हाइलाइजेशन यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया टिपिंग फोर्स के केस में। टिपिंग फोर्स अगर माइल्ड है तो सिर्फ हमें इस जगह पे मिलेगा आयलिनाइजेशन। अगर टिपिंग फोर्स एक्सट्रीम है तो यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। और अगर मान लो हम जो फोर्स है वो टिपिंग नहीं लगा रहे, हम नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, ट्रांसवर्स फोर्स मान लो इस साइड लगा रहे हैं, तो एकदम मिडल में हमें आयलिनाइजेशन मिलेगा। ठीक है, ना ऊपर में ना ज़्यादा नीचे में, एकदम मिडल में आयलिनाइजेशन मिलेगा। तो ये हो गया आयलिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमें जो बात करनी है वो बात करनी है फेजेस ऑफ टूथ मूवमेंट के बारे में। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आता है हमारा इनिशियल फेज, दूसरा हमारा लेग फेज, और तीसरा हमारा पोस्ट लेग फेज। तो इनिशियल फेज में क्या होगा, इनिशियल फेज में हमें टूथ मूवमेंट अच्छा खासा दिखता है, टूथ मूवमेंट प्रेजेंट। अब वो किस वजह से होगा, एक तो जो टूथ है वो अपने सॉकेट में मूव करेगा, टूथ मूव इन सॉकेट। दूसरा क्या होगा, जो बोन है आसपास की वो बेंड करेगी, एल्बर बोन जो है वो बेंड करेगी, तो उसकी वजह से हमें मूवमेंट दिखेगा टूथ का। तो ये हो गया इनिशियल फेज में। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड जो हमें दिखता है वो होता है लेग फेज। लेग फेज में क्या होगा, अब जो हमारा हाइलाइजेशन हो चुका है, ठीक है, हाइलाइजेशन हो चुका है, तो एक बार को टूथ की मूवमेंट रुक गई। क्यों, क्योंकि ओस्टियोक्लास्ट जो है वो आ नहीं पा रहे, ओस्टियोक्लास्ट नहीं आ पा रहे, तो वहाँ पे बोन का रिजॉर्प्शन नहीं हो पा रहा। बोन का रिजॉर्प्शन नहीं होगा तो टूथ की मूवमेंट रुक जाएगी, टूथ मूवमेंट स्टॉप। ठीक है, तो ये हो गया लेग फेज में। अब मान लो ज्यादा फोर्स होगा, हायर फोर्स, तो हायर हाइलाइजेशन यानी कि लार्जर हाइलाइजेशन, ज्यादा हाइलाइजेशन होगी। ठीक है, और उसकी वजह से लेग फेज भी ज्यादा लंबा होगा, लेग फेज प्रोलॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, यानी कि अगर हम एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे तो लेग फेज हमारा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स लगाना है जिसमें लेग फेज हमारा एकदम मिनिमम हो। और फिर थर्ड हमारा आता है पोस्ट लेग फेज। पोस्ट लेग फेज में क्या होगा, इसमें हमारा हाइलाइट जो एरिया है वो खत्म होगा, उसको एलिमिनेट किया जाएगा हेलनेज एरिया को। ओस्टियोब्लास्ट उसको एलिमिनेट करेंगे, फेगोसाइटोसिस वगैरह होगा, तो उसकी वजह से बोन डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। बोन डिसॉर्प्शन स्टार्ट, अब बोन डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो गया तो आगे टूथ वापस मूव कर पाएगा, टूथ मूवमेंट स्टार्ट करिए। तो ये हमारी फेजेस ऑफ टूथ मूवमेंट। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बोन डिपोजिशन के बारे में। अब बोन डिपोजिशन हमारा टेंशन साइड पे होता है। ठीक है, अब तक आपको समझ में आ गया होगा टेंशन साइड और प्रेशर साइड क्या है। तो टेंशन साइड में मेनली हमारा बोन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, बोन का डिपोजिशन करवाएंगे ओस्टियोब्लास्ट। तो थोड़ा सा ओस्टियोब्लास्ट के बारे में देख लेते हैं। ओस्टियोब्लास्ट हमारे मेनली प्रिकर्सर सेल से ओरिजिनेट होते हैं। प्रिकर्सर सेल है हमारा, ठीक है, प्रिकर्सर सेल में क्या होगा, माइटोसिस होगा और डीएनए सिंथेसिस होगा। तो उससे हमारे ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल बनेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा आगे, इसमें न्यूक्लियर वॉल्यूम इंक्रीज होगी और साथ में मतलब न्यूक्लियर वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो ये बन जाएंगे G1 प्री ओस्टियोब्लास्ट। फिर इसमें और ज्यादा आगे डीएनए सिंथेसिस होगा, ये बन जाएंगे आगे जाके G2 स्टेज प्री ओस्टियोब्लास्ट। और फिर फाइनल स्टेप में क्या होगा, इनका माइटोसिस होगा और ये बन जाएंगे ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, अब ओस्टियोब्लास्ट आगे जाके बोन फॉर्मेशन करवाएंगे। अब बोन फॉर्मेशन में तीन स्टेजेस में होती है। सबसे पहले क्या होगा, ओस्टियोइड
फिर बंडल बोन, और फिर लैमिनेटेड बोन। तो जो न्यू बोन जो बनती है वो होती है हमारी ओस्टियोइड। इसमें बहुत लाइट कैल्सिफिकेशन होता है, इनकी कैल्सिफिकेशन बहुत कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे ओस्टियोइड बनता जाता है, ओस्टियोइड की फॉर्मिंग, तो जो डीपर लेयर्स हैं, इनके पीछे की जो लेयर्स हैं, डीपर लेयर्स स्टार्ट कैल्सिफाइंग। ठीक है, तो ये बनती जाती है बंडल बोन। ठीक है, और बंडल बोन जब एक सर्टेन मेच्योरिटी गेन कर लेती है, आफ्टर सर्टेन मेच्योरिटी, हम इसको बोल देते हैं लैमिनेटेड बोन। ये हमारा हो गया बोन डिपोजिशन के बारे में। नेक्स्ट हमें जो बात करना है वो बात करना है बोन रिजॉर्प्शन के बारे में। बोन रिजॉर्प्शन, तो बोन रिजॉर्प्शन हमारे कराता है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और मतलब 12 या 12 से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं इनमें। इरेगुलर, इरेगुलरली ओवल शेप्ड या क्लब शेप्ड के हो सकते हैं। फॉर इनमें ब्रांचिंग प्रोसेसेस मिलती हैं, यानी कि ये मान लो ओस्टियोक्लास्ट का ओवल बॉडी है, इनमें ऐसे प्रोसेस भी मिलेंगे ब्रांचिंग। ठीक है, और अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, 12 या 12 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, और ये मैंने बताया तुम्हें कहाँ मिलेंगे, हाउस शेप लैक्यूने में। अब जो ओस्टियोक्लास्ट है वो कहाँ से डिराइव होते हैं, डिराइव फ्रॉम, या तो हो सकता है पुराने प्रीवियसली प्रेजेंट इनएक्टिव ओस्टियोक्लास्ट, प्रीवियसली प्रेजेंट इनएक्टिव ओस्टियोक्लास्ट रीएक्टिवेट हो गए। ठीक है, या हो सकता है माइग्रेशन हो गया उनका एडजेसेंट बोन से, एडजेसेंट बोन से माइग्रेट करके नए ओस्टियोब्लास्ट आ गए, माइग्रेशन फ्रॉम एडजेसेंट बोन। या हो सकता है नए ओस्टियोब्लास्ट बने हमारे, ओस्टियोब्लास्ट फॉर्म्ड फ्रॉम मैक्रोफेजेस। ठीक है, ये मैक्रोफेजेस कहाँ से आएंगे, पीडीएल से आएंगे। और या फिर हो सकते हैं हमारे मोनोसाइट्स हैं, इनफ्लक्स ऑफ मोनोसाइट्स। ठीक है, वो आगे जाके ओस्टियोब्लास्ट बना ले। और ये मोनोसाइट कहाँ से आएंगे, ये ब्लड वेसल्स से आएंगे। तो ये हो गया यहाँ से, मतलब ये हमें फोर्स पता लगे क्या हो सकते हैं ओस्टियोब्लास्ट के। अब बोन रिजॉर्प्शन जो होती है वो 3 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले होता है डीकैल्सिफिकेशन, फिर होता है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये सब बालाजी बुक में दे रखा है, तो एक बार आप पढ़ लेना, मतलब यहाँ से नोट्स बना लो, उसके बाद ढंग से पढ़ लेना, तो आपको ढंग से समझ में आ जाएगा टॉपिक। और तीसरा मेथड होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल मटेरियल टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि क्या होगा, बोन जो रिजॉर्प्शन हो रहा है उससे पहले डिकैल्सिफिकेशन होगा, जो कैल्सिफाइड टिश्यू होगा उसको डिकैल्सिफाई करेंगे, फिर जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होगा उसका डिग्रेडेशन होगा, और फिर जो बच गया, जो भी पीछे बच गया मटेरियल, उसको हम ट्रांसपोर्ट कर देंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या फिर ब्लड में। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, सिट्रिक एसिड वगैरह, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ठीक है, ये सब जो है वो हमारा डिकैल्सिफिकेशन करवाते हैं। और ये रिलीज कहाँ से होंगे, ये होंगे ओस्टियोक्लास्ट से। ठीक है, यहाँ से डिकैल्सिफिकेशन हो गया। हम जो डिग्रेडेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है वो हमारा कहलाता है कैथेप्सिन B1। ठीक है, ये एक लाइसोसोमल एंजाइम है, प्रोटीज है एक तरह से। ठीक है, तो ये कराएगा डिग्रेडेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब जो भी बचा कुचा जो मटेरियल बच गया उसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में या फिर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ट्रांसपोर्ट कर देंगे बाहर। तो ये हो गया बोन डिपोजिशन, बोन रिजॉर्प्शन खत्म। ठीक है, बोन रिजॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमें जो देखना है वो देखना है बायोकेमिकल रिएक्शन टू ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट।
तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें ये देखना है कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे मान लो हम फोर्स वगैरह लगा रहे हैं, तो वो क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, हम फोर्स वगैरह लगा रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी जिसके वजह से टूल मूव हो रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी आगे जाके सेलुलर इवेंट में चेंज हो रही है, सेलुलर रिस्पॉन्सेज में चेंज हो रही है। ठीक है, अब मान लो मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो पीडीएल हमारा कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, बोन रिजॉर्व हो रही है, तो हम तो फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स एक मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन बोन रिजॉर्व किस वजह से हो रही है, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी से। तो मैकेनिकल फोर्स से क्या कर रहा है जिसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी मतलब अफेक्ट हो रही है, या ओस्टियोक्लास्ट अपनी एक्टिविटी में आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही बोन डिफॉर्मेशन या कंप्रेशन होता है पेरिडोंटल लिगामेंट का, मतलब बोन डिफॉर्मेशन हुआ या फिर पीडियल फाइबर्स का कंप्रेशन हुआ, तो उससे क्या होगा, हमारे फर्स्ट मैसेंजर रिलीज होंगे। ठीक है, फर्स्ट मैसेंजर रिलीज क्या होंगे, जैसे कि पैराथायरॉयड हार्मोन हो गया। ठीक है, लोकल केमिकल मेडिएटर जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि सब्सटेंस पी हो गया, या फिर वैसे इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड VIP हो गया। तो ये सब क्या है, ये हमारे फर्स्ट मैसेंजर है। ठीक है, जैसे ही मान लो पीडियल फाइबर का कंप्रेशन हुआ या बोन का डिफॉर्मेशन हुआ, तो हमारे फर्स्ट मैसेंजर जो है वो रिलीज होंगे। ठीक है, अब ये रिलीज होंगे, ये आगे जाके जो हमारे सेल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन से अटैच होंगे। ठीक है, और सेल्स के अंदर जो है हमारे सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज होंगे। सेकेंडरी मैसेंजर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि साइक्लिक AMP हो गया, साइक्लिक GMP हो गया, ये सब जो है ये हमारे सेकेंडरी मैसेंजर। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर है, वही हमारे ओस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, तो इससे आगे बोन का रिजॉर्प्शन होता है। ओस्टियोक्लास्ट साथ में ओस्टियोब्लास्ट वगैरह भी, ये सब मतलब जो भी बोन की रिमॉडलिंग होती है वो इस तरीके से होती है, ये सेकेंडरी मैसेंजर रिलीज होते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमें देखना है वो देखना है इफेक्ट्स ऑफ ड्रग ऑन टूथ मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें इन्हांसर्स देखें सबसे पहले, यानी कि जो टूथ ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट को इन्हांस करेंगे, इन्हांसर्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट। तो इसमें सबसे पहले आता है विटामिन D, दूसरा है हमारा इंजेक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इनटू PDL। ये हमने देखा था प्रोस्टाग्लैंडिन क्या था, प्राइमरी मैसेंजर था। ठीक है, तो अगर ये हम डायरेक्ट PDL में इंजेक्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, टूथ मूवमेंट जो है वो इन्हांस होगी। लेकिन इंजेक्शन थोड़ा पेनफुल होता है, मतलब पेनफुल मूवमेंट हो सकती है, इससे पेशेंट को पेन हो सकता है। ठीक है, अब जो डिप्रेसर है वो देख लेते हैं। तो डिप्रेसर में एक तो बिस्फोस्फोनेट हो गए, और प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हो गए। तो यही था हमारे बायोलॉजिकल टूथ मूवमेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, सारा एक बार देख लो। सबसे पहले हमने देखा टूथ मूवमेंट होती फिजियोलॉजिकल होती है, पैथोलॉजिकल हो सकती है और ऑर्थोडोंटिक हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने थ्योरीज देखी, प्रेशर टेंशन थ्योरी, ब्लड फ्लो थ्योरी और फ्लूइड डायनेमिक पीजोइलेक्ट्रिक थ्योरी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने फेजेस देखे, हिस्टोलॉजी देखी टूथ मूवमेंट की। ठीक है, माइल्ड और एक्सट्रीम फोर्स का कॉन्सेप्ट देख लिया। फिर उसके बाद हमने ऑप्टिमम ऑर्थोडोंटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हाइलाइजेशन देखा, फिर उसके बाद फेजेस ऑफ टूथ मूवमेंट देख लिया, इनिशियल फेज, लैग फेज और पोस्ट लैग फेज। नेक्स्ट बोन रिजॉर्प्शन और बोन डिपोजिशन देखा। उसके बाद बायोकेमिकल जो रिएक्शन था ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट का वो देख लिया, और लास्ट में हमने देख लिया इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन टूथ मूवमेंट। तो इसी के साथ बायोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट समाप्त।